हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का, और हम इसमें जो है केमिस्ट्री जो है आधा हमने खत्म कर लिया पूरा केमिस्ट्री, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। ठीक है, और बायोलॉजी का सेशन में जो आपका अध्याय नंबर 6 है वो है जैव प्रक्रम। ठीक है ना। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो भी चीजें होती हैं हम आज इस पूरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं इस वीडियो को मैं 2 लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। आज जो है मैं मानव के पोषण तक बताऊंगा कि मानव की क्रियाएं कैसी होती हैं, यहां तक बताऊंगा। उसके बाद जो है और आगे का सेशन में अगले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा। मैं चित्र बना के जैसा भी चित्र है, चूंकि मैं बहुत बढ़िया चित्र नहीं बना पाता, लेकिन इतना तो बना ही सकता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद अपने आप अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जब हम वीडियो शुरू करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सजीव और निर्जीव, ठीक है ना, पोषण कभी निर्जीवों को काम नहीं करता है। ठीक है ना, पोषण की जरूरत हमेशा सजीव को होती है। और आप जैसा कि जानते हैं सजीव क्या होता है, जैसे कि आपने अपने गली मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे को, गाय को या फिर किसी को चिल्लाते वगैरह देखा होगा। क्या कभी निर्जीव को चिल्लाते देखा है? नहीं, सजीव चिल्लाते रहते हैं, दौड़ते भागते, कुत्ता बिल्ली देखते हैं आप, हिलते डुलते रहते हैं। ये सब क्या है, हम देखते हैं जो शोषण करते हैं वगैरह, ये सब सजीव होते हैं। ठीक है ना, इनके गुणों को आप देख के बता सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पोषण की आवश्यकता किसको होती है, तो सिर्फ और सिर्फ सजीव को होती है, न कि निर्जीव को। ठीक है ना। अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, क्या आपके घर का टेबल, उसको पोषण चाहिए क्या? नहीं ना, उसको खाना पीना कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो वो जो है आप कह सकते हैं कि वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आ सकता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम जैव प्रक्रम की परिभाषा समझते हैं कि आखिर जैव प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं। कोई हमसे पूछेगा कि बच्चों बताओ जरा कि जैव प्रक्रम क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? जरा देखिएगा जैव प्रक्रम क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा आपसे, एक मिनट। देखिए जैव प्रक्रम जो है ना, वो सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो क्या करते हैं, अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा बात को। मतलब कि अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप सांस लेते हैं, आप पोषण के लिए कुछ भी चीज खाते हैं, पीते हैं, कसरत करते हैं, ये सब क्या होता है ना, ये आपके शरीर के अनुरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है ना। अनुरक्षण का मतलब होता है कि शरीर को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, अपनी कोशिकाओं, अपनी वृद्धि करने के लिए, सारे जो है आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। जितने भी मानव हैं, पौधे हैं, प्रकाश, पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण है, और ये सभी जो अपने जीव बनाते हैं, जो जीवों का संगठन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं वो लास्ट में उत्सर्जन का, ये सब क्या होता है, सारे प्रक्रम जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और सारा चीज मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, आप इसके बारे में वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक एक पॉइंट में बताऊंगा जो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है ना, और बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, देखिए आप अब चूंकि बात करते हैं पोषण की, पोषण किसको जरूरत होती है? सजीवों की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया पोषण किसको जरूरत होती है, सजीवों को जरूरत होती है। और वो सजीव में क्या होते हैं, कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये हुआ कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और ऐसा आप बहुत बार सुना होगा कि पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये चीज तो आप जानते हैं। लेकिन इनका प्रोसेस क्या है, भोजन बनाने का प्रोसेस क्या है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, बस देखते जाइएगा यहाँ पे। ठीक है ना। पौधे जो है पोषण कैसे बनाते हैं, पत्तियां जो होती हैं पौधों की, वो क्या करती हैं, पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं। ठीक है ना, पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, और उनके द्वारा क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश जिस समय उपस्थित होता है, तो क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश को वो ग्रहण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, देखिएगा जरा आप यहाँ पे, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरत है, सबसे पहले सूर्य, ठीक है ना, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, और क्या आपको जरूरत है, आपको जरूरत है कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल वगैरह की, सबकी क्या हो, मतलब कि देखिए 2 चीज तो आपको मुख्य रूप से चाहिए, इसमें 2 चीज आपको मुख्य रूप से चाहिए, जो कि आपको वायुमंडल से मिल जाएगा। ठीक है ना। और देखिए क्या है ना कि पौधे जो है हमेशा दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो दिन में ही होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या रात को प्रकाश मिलता है क्या? नहीं ना, रात को प्रकाश नहीं मिलता है। इसलिए जो पौधे होते हैं ना, वो दिन में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। लेकिन रात के समय क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दिन में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन
कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। वो कैसे पौधे हैं, मरुद्भिद होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद टाइप के जो पौधे होते हैं वो रात को भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। और देखिए नॉर्मली ये सारे जो आम पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन रात को क्या होता है कि जो रात को जो ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं ना, वो दिन के तुलना में काफी कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। जो दिन में छोड़ते हैं उससे काफी कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। अगर उनकी मात्रा अगर सेम रहती तो शायद ऑक्सीजन की कमी हो जाती हमारे धरती के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं जरा और आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उनमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिनमें आपको आप देखने को मिल जाएगा मध्य सिरा, ठीक है ना। मध्य सिरा होता है, आपका देखे होंगे पत्तियों में, ये होता है पर्णपटल, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में भी चित्र है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिएगा जो मध्य सिरा है ना दोस्तों, मध्य सिरा से जाइलम और फ्लोएम का उत्सर्जन। जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम के द्वारा जल जो होते हैं वो पौधों के हर एक भाग तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है ना। जाइलम के द्वारा पौधे से क्या होता है, जल जो है पौधे के हर एक पार्ट में पहुंचाया जाता है। और फ्लोएम जो होता है वो खनिज को, ठीक है ना, पौधों को क्या करता है, खनिज खाद्य रूप में क्या करता है, वो उनको ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इनका जो मध्य सिरा है, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, मध्य सिरे से क्या करते हैं, सारे पौधे में पानी और खनिजों का कौन स्राव करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। ये दो चीज आपको जरूर याद रखना है। जाइलम क्या करता है, जाइलम ल है ना, जल, जल का ये स्राव करता है, ठीक है ना। जल को क्या करता है, पूरे के पूरे पौधे में पहुंचाता है, ठीक है ना। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम का कार्य ये होता है कि ये खनिजों को पौधों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है ना। अब आप इस चीज के बारे में समझ गए जाइलम क्या है। अगर मैं क्या करूं, थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट अगर दिखाऊं इस पत्ती का, तो अनुप्रस्थ काट में आपको ये दिखेगा इस प्रकार से, ठीक है ना। क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या होते हैं, ये हरे प्रकार के कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं हरे प्रकार के जो कण होते हैं, जिनको हम कहते हैं हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट वगैरह आप कुछ जानते होंगे, क्या कहते हैं इसको, हरित लवक कहते हैं। देखिए यहाँ पे जरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कहां से होता है पौधों को, वो होता है वायुमंडल से। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, CO2 की मात्रा कितनी है आपकी, तो ये है आपका 0.03% है आपका, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तो क्या होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को क्या करता है, जल के साथ। और जल कहां से प्राप्त होता है, जल मैंने आपको बताया कि जल जो है वो पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, हमारे भूमि से प्राप्त करते हैं। और जल किसके द्वारा पौधों तक पहुंचाया जाता है, वो मैंने आपको बताया कि जाइलम के द्वारा जो है जल पूरे पौधों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब क्रिया करते हैं सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या होता है, ये ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है दोस्तों, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और यहाँ पे जल, आप देखिए जरा यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्या है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों क्या करते हैं, क्रिया करते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है ना। तो क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। यानी कि ग्लूकोज बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और आपका ये जल निकलता है, ठीक है ना। अब जो जल निकलता है ना, ये जल क्या होता है, आपको वाष्पोत्सर्जन पढ़े होंगे, ये जल क्या होता है, पौधे के प्रत्येक भाग से क्या होता है, वाष्पीकृत होकर निकल जाता है जल। और ऑक्सीजन जो निकलता है ये हमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, अवशोषण होती है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन और जल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है ना। और ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज क्या होता है आपका, ये पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, ये पौधों का भोजन होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, जितने भोजन को, जितना ग्लूकोज बच जाता है ना, जितना पौधे का ये ग्लूकोज बच जाता है, वो पौधे में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है ना, मंड के रूप में क्या होता है आपका, ये एकत्रित हो जाता है, ठीक है ना। पौधे को क्या होता है, ये मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में एकत्रित हो जाता है। और जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो किसमें एकत्रित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए वो तो अभी हम पढ़ेंगे तो मनुष्य के पोषण के बारे में आएंगे तो, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ देखना है कि देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की जब भी क्रिया होगी, आपको पता होगा कि पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्रियाएं क्या क्या होंगी, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। देखिएगा यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, उसको पौधे किस प्रकार से अवशोषित करते हैं, तो उस अवशोषण में कौन सहायता करता है पौधों का, तो क्लोरोफिल सहायता करता है, ठीक है ना।
ये जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करने का कार्य करता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब जो है प्रकाश ऊर्जा को ये क्या करते हैं, फिर रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, विघटन हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, विघटन होता है। और यही जो आपका क्या है ना, ऑक्सीजन है, ये हमें क्या होता है, सांस लेने के लिए, मनुष्यों के जीवित रहने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पे प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए, ठीक है ना। जिससे कहा होता है कि यहाँ से आपको ये सारे ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब जल में जो मछलियां होती हैं, जल के जो जीव होते हैं, तो जल के अंदर जो आपका ऑक्सीजन घुला रहता है उससे क्या करते हैं, वे अपना शोषण कर लेते हैं। जैसे मछली वगैरह है वो अपने क्या करती है, अपने मुंह के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना शोषण करती है, ठीक है ना। तो इस चीजों के बारे में आप जान लीजिएगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या होता है, संचित होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में चेंज होता है। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। उस कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। और जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज के साथ मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन और यहाँ पे जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल रिलीज होते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज होता है ना, वो पौधों को क्या करता है, पोषण का कार्य करता है। और जो ग्लूकोज बचता है, जो यानी कि पौधे के लिए पोषण का कार्य करते हैं, वो मंड के रूप में संचित हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा यहाँ पे जो जल वहां पे बचेगा, जो जल निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पेड़ों से बाहर जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि पौधे जो है ना वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। कभी क्या करिएगा, आपके एनसीईआरटी में ही दिया है कि हम क्या करते हैं, एक पौधे को ले जाकर के एक जार में बंद कर देते हैं। और हमें प्राप्त क्या होता है कि उस पूरे जार के ऊपर क्या होता है ना, पानी लगा होता है। कुछ घंटों बाद हम जब देखते हैं तो क्या होता है, उस पूरे जार के ऊपर जो है, शीशे के जार के ऊपर पानी लगा होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि क्या है, आपका पूरा वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन जो ये ऑक्सीजन निकलता है ना, ये ऑक्सीजन क्या है, हमारे या फिर पूरे पृथ्वी पे सारे जीवों को सांस लेने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाइए, जिससे कि इस मानव जाति का, इस पूरे सृष्टि का जो अस्तित्व है वो बना रहे, ठीक है ना। आपने भूगोल पढ़ा होगा, सतत पोषणी विकास के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो सतत पोषणी विकास जो होता है, चूंकि हम बायोलॉजी का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें अगर आप जानना चाहेंगे दोस्तों, तो उसमें यही है कि हम जो भी चीजों का यूज कर रहे हैं, ये प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, ठीक है ना, वो क्या हो, हमारी चीजों को परिवर्तित करते रहे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज करें वहां पे पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो हमारा इस मानव जाति का, इस सृष्टि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बात करते हैं रंध्र के बारे में। आखिर ये रंध्र क्या होते हैं, देखिए पत्तियों में क्या होता है, कुछ छिद्रनुमा होता है, ठीक है ना। पत्तियों में क्या होता है, कुछ छिद्रनुमा होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपकी पत्तियां हैं, ये क्या है, आपका छिद्रनुमा होता है। मैं आपको बताना ये चाहूंगा दोस्तों, इस छिद्र से क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश ऊर्जा क्या होता है कि अवशोषण होता है, ठीक है ना। और ये छिद्र कब तक खुले रहते हैं, ये छिद्र तब तक खुले रहते हैं जब तक पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अवशोषण ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, तो ये छिद्र क्या हो जाते हैं, ये छिद्र बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। ये छिद्र बंद हो जाते हैं। लेकिन जरा सुनिएगा यहाँ पे, ये छिद्रों का खुलना और बंद होने की जो क्रिया होती है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये द्वार कोशिका द्वारा होती है, ठीक है ना। द्वार कोशिका द्वारा होती है। जब द्वार कोशिका क्या करती है, जल को ग्रहण करती है ना, जब द्वार कोशिका जल को ग्रहण करती है, तो ये छिद्र क्या होते हैं, जल के द्वारा, जल ग्रहण करने के द्वारा छिद्र फूल करके क्या होते हैं कि इनका छिद्र खुल जाता है। और जैसे इनका छिद्र खुलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है यहाँ पे आरंभ हो जाती है। और वो तब तक होती है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूर्ण न हो जाए, यानी छिद्र तब तक खुला रहता है जब तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूर्ण न हो जाए। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूर्ण हो जाती है, ये छिद्र क्या होते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं। यानी कि छिद्रों का खुलना बंद होना किस पे डिपेंड होता है, द्वार कोशिका। क्या है आपका, द्वार कोशिका, ठीक है ना, द्वार कोशिका के द्वारा, ठीक है। यानी इस रंध्रों का जो है खुलना और बंद होना, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, तो द्वार कोशिका पे डिपेंड करता है। ये चीज कभी कभी एग्जाम में पूछा, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, उनका जो खुलना और बंद होना है वो किस पे डिपेंड करता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो आप बताइएगा, द्वार कोशिका नियंत्रित करती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको क्लास 10 के एनसीईआरटी को मैं बेस करके ही मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपका एक एक चीज पॉइंट क्लियर होता जाए। और
छोटे वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है आपके एग्जाम के लिए मैं बता सकूं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं आगे बात आती है रंध्र की। बात तो होगी यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि जो रंध्र होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे निकलते ही है, लेकिन कुछ गैसें भी उससे निकलती है। उस रंध्रों से क्या होती है, ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। मैंने आपको बताया ना कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं से अगर अवशोषण भी होता है ना तो ऑक्सीजन गैस भी वहां से निकलती है। उस रंध्र के द्वारा बहुत सारी जो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन के अलावा भी जो गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, वहां से निकलती हैं। ठीक है ना। जरा सुनिएगा यहाँ पे। अब जो पौधों को क्या होता है, जो नाइट्रोजन वगैरह, क्योंकि पौधों के सिर्फ और सिर्फ प्रकाश संश्लेषण से कार्य नहीं चलेगा। ठीक है ना। अगर सिर्फ मैं प्रकाश संश्लेषण कराऊं, उसमें मैं कुछ और खाद्य पदार्थ खनिज न डालूं, जैसे कि फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारी चीजें अगर उसमें न डालूं तो भी पौधे क्या होंगे, सूख जाएंगे। अगर मैं आपको सिर्फ पानी पिलाऊं, ठीक है, सिर्फ पानी पिलाऊं, खाना न दूं, तो भी क्या होगा, आपके अंदर पोषण की कमी हो जाएगी और आप मर जाएंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार बस आपको खाना खिलाऊं, पानी न दूं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से तो बनाते ही हैं, लेकिन इतना ही सिर्फ काफी नहीं होगा। बहुत सारी जगह आप देखे होंगे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनको वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य हो या पौधे हो, नाइट्रोजन जो होता है उनमें वृद्धि के लिए एक आवश्यक कारक होता है। ठीक है ना। इसलिए लेकिन क्या होता है ना, नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना। लगभग जो है 78% जो है नाइट्रोजन गैस है, और उसके बाद ही कोई गैसें आती हैं। अब देखिए होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रिक अम्ल में, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 में, ठीक है ना, HNO3 में कन्वर्ट होके जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा के साथ ये क्या होते हैं कि आपके पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है ना। वर्षा के साथ ये जो नाइट्रोजन है ना, जल से क्रिया करके ये लोग क्या करते हैं, जो वायुमंडल का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल के बाद क्या होता है, ये वर्षा के साथ क्या होता है कि ये पृथ्वी पे आता है, जिससे कहते हैं अम्ल वर्षा। ठीक है, क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। और जैसे ये पृथ्वी पे आता है तो क्या होता है ना, ये नाइट्रोजन के रूप में रहता है। ठीक है। अब नाइट्रोजन के रूप में रहता है तो पौधे, ये याद रखिएगा, पौधे कभी भी नाइट्रोजन को पूर्ण नाइट्रोजन की अवस्था में नहीं लेते हैं। ठीक है ना। पौधों के अंदर जो पौधों की जड़ों में जो जीवाणु होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना। किसमें, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्राइट में, किसमें, नाइट्राइट में। ठीक है ना। नाइट्राइट में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जो पौधे होते हैं ना, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन की अवस्था में ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि नाइट्राइट की अवस्था में ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप ये जानना चाहते होंगे, ये नाइट्राइट आखिर नाइट्रोजन को नाइट्राइट में कैसे बदला जा रहा है, तो पौधों के अंदर क्या होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज करते हैं। जैसे कि आपको दाल के पौधे में अगर आप देखेंगे, अरहर की दाल वगैरह के पौधे में तो राइजोबियम होते हैं। ठीक ना। जो जीवाणु होते हैं राइजोबियम, वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं कि नाइट्राइट में परिवर्तित करके, और जो दाल वगैरह में क्या करते हैं, वो प्रोटीन का स्त्राव करते हैं। देखिए अब वहां पे क्या हुआ, जो नाइट्रोजन से प्रोटीन बन के क्या हुआ कि प्रोटीन वगैरह वहां पे पहुंचा। ठीक है ना। पौधों तक जो पहुंचा, नाइट्रोजन से प्रोटीन जो पहुंचा, अब वो प्रोटीन क्या होता है, दाल में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब वो जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारे तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। कहते हैं ना कि दाल में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है। जो पौधे प्रोटीन ग्रहण करते हैं ना, उसी प्रोटीन को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, यही क्रिया आगे चलती रहती है, वो प्रोटीन को हम ग्रहण करते हैं और क्या होती है, पौधों से हमारे तक वो प्रोटीन पहुंच जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो दाल वगैरह में क्या होती है, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है ना। इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है इसके बारे में जो है पूरा नॉलेज हो गया होगा। और मैंने जैसा कि बताया कि पौधों से जो ये खनिज पदार्थ है, जैसे कि नाइट्रोजन है, आपका फास्फोरस है, आपका कैल्शियम है, ये कौन लेके जाता है, तो मैंने आपको बताया ये काम है फ्लोएम का। ये काम किसका है, फ्लोएम का है। ये जड़ों से इन सारे खनिजों को उठाता है और पौधे के हर एक भाग तक ले जाकर के पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन जो पानी का कार्य होता है, पानी को पहुंचाने का जो कार्य होता है, वो कार्य है आपका जाइलम का। किसका कार्य है, जाइलम का। तो चलिए आज बात करते हैं मनुष्यों में पोषण के बारे में। ठीक है। तो आइए देखते हैं जरा मनुष्यों के पोषण के बारे में। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको चित्र जो है लगभग चित्र बना के दिखा रहा हूं। ठीक है ना, कि मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है। आखिर थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। ठीक है। बाकी आप चित्र जो है अच्छे से बना लीजिएगा। मैं यहाँ पे बस आपको एक समझाने के लिए ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा कि सर जी बहुत खराब चित्र बनाया है। ठीक है ना। वैसे मैं चित्रकार नहीं हूँ, बस मैं आपको समझा लेता हूँ, उतना ही मैं चित्र बनाता हूँ जितना मैं आपको समझा सकूं। ठीक है।
आइए जरा देखते हैं यहाँ पे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए थोड़ा सा मनुष्य बना दें, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपका, एक मिनट, क्योंकि क्या है ना थोड़ा सा मैं चित्रकारी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके लिए जो है क्षमा याचना है मेरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज है ना, एक एक चीज करके मैं आपको बताऊंगा और सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। और आपके एग्जाम में क्या होगा, थोड़ा सा ये ऐसे अगर आप चित्र बना दीजिएगा, आशा करता हूं कि आप मेरे से तो बढ़िया ही बनाएंगे। ये जो है आपकी नली है, ठीक है, खाना खाने वाली। और यहाँ जो है ना ये अमाशय से, ठीक है ना, अमाशय में जाकर के क्या होती है, ये आपका फिट हो जाता है, ठीक है। ये अमाशय है, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका होता है क्या, यकृत होता है। क्या होता है, यकृत होता है। इसमें ही क्या होता है आपका, ये छोटा सा होता है, पित्ताशय होता है इसी के पास। और यहाँ पे इसके नीचे जो होता है ये अग्नाशय होता है। और यहाँ से जो नलियां है ना, एक नली गई होती है, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है आपका बड़ी आंत है, ठीक है ना। चलिए मैं जो है एक बार आपका सारा बना करके फिर इसका रिव्यू करूंगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से जो है एक मिनट, यहाँ से ऐसे, ठीक है। चलिए ये जा करके, ठीक है ना, आ गया। मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और आप इसके हिसाब से पूरा बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से जो है ना आपका जो है छोटी आंत की सारी नलियां यहाँ पे मिली हुई हैं। और ये आपका जाता है सीधे छोटी आंत, ठीक है, लगभग ऐसे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पूरा छोटी आंत, आप एक बार समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये जो है आपका जाकर के लगभग यहाँ से मिल जाती है। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक हृदय। और यहाँ से जो कुछ नलियां हैं ना वो आपके यहाँ पे जाती हैं, यहाँ से भी कुछ नलियां आपके यहाँ पे मिली होती हैं। और ये है आपका यकृत। मैं आपका थोड़ा सा नामकरण कर देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या है ना, ये है आपका मुख, ठीक है ना। ये क्या है आपका, मुख है, ठीक है। ये है आपकी ग्रास नली है, ग्रास नली है, ठीक है। ये है आपका अमाशय है आपका, जिसको स्टमक बोलते हैं ना, अमाशय, ठीक है ना। ये है अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है ना, अग्नाशय हो गया। ये है आपका छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है ना, जिसको क्षुद्रांश भी बोलते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांश भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उसमें देखिएगा, अगर आपको दिया होगा, क्षुद्रांश, क्षुद्रांश भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये होती है आपकी बड़ी आंत। क्या होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, आप नाम सुने होंगे, ठीक है। ये होता है आपका यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। ये है आपका पित्ताशय, ठीक है ना, पित्ताशय, पित्ताशय हो गया आपका। और मुझे नहीं लगता आपको छूटा हुआ है, ठीक है ना। और बाकी जो भी छूटा होगा आप यहाँ पे मैं फिर बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, सारी चीजें हम देखते हैं एक बार। ये आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं करनी है, ठीक है ना। जैसे मैंने बनाया, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप बैठ करके जो है रच रच के बनाना स्टार्ट करेंगे। आप एक बार ओवरव्यू दीजिएगा, जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं ना दोस्तों, ठीक है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन ग्रहण करते समय, ठीक है ना, अलग प्रकार की क्रिया करते हैं। जैसे मैं मनुष्य से पहले मैं अगर आपको अमीबा के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको अमीबा के बारे में बताना चाहूंगा तो अमीबा जो होता है भोजन ग्रहण कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए अमीबा है, ठीक है ना, भोजन इसके पास यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो है लगभग अपनी आकृति जो है कुछ ऐसे बना लेगा, ठीक है ना। अपनी आकृति जो है कुछ ऐसे बना लेगा, जिससे क्या होगा, ये भोजन यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे करते करते ये भोजन को क्या करता है, निगल लेता है, ठीक है ना। ये भोजन को क्या करता है, निगल लेता है। और इस भोजन से क्या करता है, सारे जो पोषक तत्व हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। ये कार्य होता है अमीबा के अंदर, ठीक है, अमीबा के अंदर होता है। और ये क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है, इसके अंदर होता है ऐसी क्रिया। तो चूंकि क्या था, एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, अमीबा के अंदर ये सारी क्रियाएं होती, भोजन है, भोजन को ऐसे ग्रहण किया, ठीक है, उसका मुंह जो होता है थोड़ा सा खुल जाता है। जैसे मुंह थोड़ा सा खुलता है क्या होता है, और यहाँ देखिए शरीर के किसी भी अंग के पास अगर भोजन इसको दिखा, वहां पे वो क्या होगा, भोजन की आकृति का क्या हो जाएगा, मुख बन जाएगा। और उस भोजन को क्या कर लेगा, वहां पे वो उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है ना। और कैप्चर करने के बाद उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व होंगे उसको क्या करेगा, वो ग्रहण करके अपशिष्टों को बाहर निकाल देगा। ये होता है अमीबा के अंदर। लेकिन जरा एक बात याद रखिएगा, मनुष्यों को पोषण के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, जरा मैं बात बता दूं आपको। अगर मनुष्य पोषण करता है ना दोस्तों, तो उसको चाहिए क्या होता है, पोषण में, मनुष्य के पोषण में क्या चाहिए होता है, तो चाहिए होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए होता है, कार्बो, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। और चाहिए होता है वसा, ठीक है, वसा। और चाहिए होता है उसको प्रोटीन, ठीक है ना,
प्रोटीन चाहिए होता है और चाहिए होता है लास्ट में विटामिन, ठीक है ना, विटामिन चाहिए होता है ना। अब देखिए जरा यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे ये ही चारों चीज जो है ना मनुष्यों को पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और भी चीज है लेकिन मैं मुख्यतः इन्हीं को मानता हूं, ठीक है ना। देखिए क्या, जैसे क्या होता है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। और जो क्या करता है ना कि यहां पर कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी देने का कार्य करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद आपको आपके शरीर को ऊर्जा देता है। वसा भी काम क्या करता है, ये भी आपके शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है कि आपके शरीर में वृद्धि करना, ठीक है ना। आपके शरीर को, आपके शरीर के अंगों में वृद्धि करने का जो कार्य करता है, कौन करता है, प्रोटीन करता है। लेकिन जो विटामिन का कार्य होता है वो कार्य जानते हैं क्या होता है, आपको रोगों से दूर करना, यानी कि रोगों से रक्षा करना विटामिन का कार्य होता है। इस चीज को आप याद रखिएगा। और विटामिन होते कौन कौन से हैं तो आप जानिएगा, ए, बी और सी, डी, ई और के, ठीक है ना। ये आपके मुख्यतः विटामिन हैं, ठीक है ना, आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, मानव क्या करता है, मानव जब भोजन ग्रहण करता है ना तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी चीजें जहां पाई जाएंगी मैं उसका नाम लिखूंगा, ठीक है ना। अभी मत सोचिएगा कि सर ने थोड़ा सा अधूरा नाम रखा है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आप क्या करते हैं, मुख में भोजन लेते हैं तो मुख में भोजन को चबाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भोजन का बड़ा टुकड़ा होता है और आप उसका संगठन करने लगते हैं, यानी कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में आप तोड़ने लगते हैं। जब भोजन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, आपके मुख के अंदर उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे क्या होता है, एक एंजाइम निकलता है। क्या नाम है उसका एंजाइम का, एमिलेज। क्या नाम है, एमिलेज, ठीक है ना, एमिलेज नाम है उसका। अब देखिए एमिलेज जो है आपका क्या एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। एंजाइम क्या होता है, अब आप सोच रहे होंगे सर जी एंजाइम क्या होता है, तो जरा सुनिएगा यहाँ पे, जो एंजाइम होता है ना वो एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, ठीक है ना। एक प्रकार क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। आपका ये उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य मेरे दोस्तों ये होती है कि अभिक्रिया के देखिए किसी भी चीज में अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक यूज होता है तो वो या तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या फिर रोक देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वाला जो एंजाइम है ना वो अभिक्रिया गति को बढ़ाने वाला कार्य करता है, पॉजिटिव वाला कार्य करता है, ठीक है। तो जो एमिलेज एंजाइम है ना वो मुख में क्या करता है, लार के साथ मिल करके यहाँ पे मंड का पाचन करता है, ठीक है ना। स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो याद रखिएगा ये स्टार्च का पाचन करता है, यानी कि मंड का पाचन करता है। किसका, तो मंड का। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो क्या होता है, ये अब हमारे ग्रास नलिका से भोजन निकलना स्टार्ट होता है। और निकलने के तत्पश्चात कहाँ जाता है दोस्तों, ये जाता है अमाशय के अंदर, ठीक है। अब देखिए अमाशय के अंदर भोजन जब जाता है, तीन चीजें याद रखने वाली चीजें यहाँ पे, तीन चीजें, ठीक है ना। मुख्यतः आपको तीन चीजें क्या याद रखनी है, तो तीन चीजों में पहले आपको तो याद रखना है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम क्या है, पेप्सिन, ठीक है ना। यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना। कोई पूछेगा अमाशय में कौन सा एंजाइम होता था, आपको क्या बताना है, पेप्सिन एंजाइम। और होता है यहाँ पे श्लेष्मा, ठीक है ना, श्लेष्मा, ठीक है, श्लेष्मा। जरा ध्यान दीजिएगा इन पे, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तीन चीज को आप याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। ये देखिए क्या होता है, जैसे ही भोजन आप ग्रहण करते हैं ना तो क्या करता है, अमाशय जो होता है ना ये जो है ये सिकुड़ा हुआ अवस्था में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप भोजन इसमें डालते जाते हैं अमाशय क्या होता है, फैलता जाता है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या होता है, अमाशय फैलता जाएगा। जितना भोजन आप भरते जाएंगे फैलता जाएगा, लेकिन फैलने का भी क्या होगा, उसका एक लिमिट होगा, उससे नहीं फैलेगा। ये नहीं कि कितना भी भोजन डालते गए वो फैलता चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो अपने लिमिट भर ही फैलता है। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये अमाशय के जो परत होते हैं यहां से ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है अम्ल, ठीक है ना। ये एक प्रकार का बहुत खतरनाक अम्ल होता है जो कि आदमी के शरीर को जला सकता है। लेकिन ये आपके अमाशय में है लेकिन नहीं जला पा रहा है। कारण ये है कि अमाशय की जो परत है ना दोस्तों, अमाशय की जो ये परत है वो श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा ढकी हुई है, श्लेष्मा से ढकी हुई है। और ये श्लेष्मा क्या है, जो सर्दियों में क्या होता है आपके नाकों से आता है ना, वही उसी प्रकार का ये द्रव्य होता है, जिससे क्या करता है ना कि HCl को क्या होता है, अमाशय को क्षति पहुंचाने से रोकता है। कौन रोकता है, श्लेष्मा रोकता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ना, यहाँ पे जब खाना आता है तो क्या होता है ना, वो अम्लीय प्रकार का खाना हो जाता है, ठीक है। और HCl का कार्य क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, विषाक्त पदार्थ हमारे भोजन के साथ अंदर जाते हैं। HCl क्या कर देता है, उसको मारने का कार्य करता है, ठीक है ना, उसको खत्म करने का कार्य करता है। और पेप्सिन का कार्य ये होता है कि ये पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है,
पेप्सिन एंजाइम करता है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद जो है अब खाना क्या होता है, अब चलता है छोटी आंत की तरफ, ठीक है। कुछ देर बाद खाना कहां जाएगा, छोटी आंत की तरफ। लेकिन एक बात याद रखने वाली चीज है कि खाना अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण क्या होता है, खाना अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। और जैसे ही क्या होता है ना, छोटी आंत में आता है दोस्तों, यहाँ पे आने के पश्चात क्या होता है, 3 चीजों का पाचन होता है, ठीक है। छोटी आंत के अंदर क्या होता है, 3 चीजों का पाचन क्या होता है दोस्तों, यार जरा यहाँ पे जान लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपका वसा और आपका प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना, प्रोटीन। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, ये 3 चीजों का यहाँ पे क्या होता है, छोटी आंत के अंदर पाचन होता है। अब देखिए क्या है ना, मनुष्यों में, कुछ जंतुओं में क्या होता है कि छोटी आंत छोटी होती है, छोटी आंत की लंबाई जो होती है छोटी होती है, लेकिन कुछ जंतुओं में क्या होता है, ये लंबी होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो जंतुएं क्या होते हैं ना, घास फूस खाते हैं ना, उनकी जो होती है ये छोटी आंत ज्यादा लंबी होती है। कारण ये होता है क्योंकि उनको सेलुलोज पाचन के लिए ज्यादा वक्त लगता है। घास खाएंगे, घास में सेलुलोज होता है, इसलिए सेलुलोज पाचन के लिए उनकी ये छोटी आंत जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है ना, लंबी होती है। अब देखिए, लेकिन हमारे अंदर क्या होती है, मनुष्यों के अंदर जो घास फूस नहीं खाते हैं वो क्या है ना, उनके अंदर जो है नॉर्मल ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 चीजों का पाचन होता है पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, क्षुद्रांश में। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही खाना यहाँ पहुंचा अम्लीय प्रकृति का होता है HCl के कारण। लेकिन अग्नाशयी रस जो होता है ना, वो क्षारीय प्रकृति के अग्नाशयी रस निकलते हैं और इस खाने को अम्ल पे क्रिया करके उदासीनीकरण, आपको मैंने बताया था कि अम्ल और क्षार की क्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण होती है, ठीक है ना। यानी कि अम्लों को रोकने के लिए क्षार की क्या करते हैं हम लोग, बौछार कराते हैं। यदि आपके पेट में क्या होता है कि गैस बन जाता है, ठीक है ना। गैस क्यों बनता है, जब ये HCl का ज्यादा स्त्राव होता है तो अपच हो जाता है। तो हम कहते हैं भैया अपच हो गया, अच्छा इनो पी लो, कहते हैं ना। तो इनो क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना। इनो के बाद आप कहते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये चीजें हम क्या करते हैं, पी लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं उसको, वो भी क्या है, एक क्षारीय होता है, ठीक है ना। अब चलिए, खाना जब इसमें आता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन होता है यहाँ पे। अब अग्नाशयी रस इसको क्या कर दिया, अम्लीय भोजन को क्षारीय परिवर्तित कर दिया। क्षारीय भोजन आने के बाद ना, अब यकृत का कार्य जो होता है ना, अब देखिए यहाँ पे 2-3 काम है, यकृत, पित्ताशय और आपका यहाँ पे अग्नाशय। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से 3 चीजें निकलती हैं, ठीक है ना। देखिए क्या, एक तो अग्नाशयी रस हो गया जो कि क्षारीय बना दिया, दूसरा है आपका क्या कि ट्रिप्सिन एंजाइम, क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, ठीक है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है। और दूसरा होता है लाइपेज, ठीक है ना, लाइपेज, ठीक है ना, लाइपेज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, लाइपेज एंजाइम। जरा सुनिएगा यहाँ पे, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 2 चीजें आप याद रखिए कि कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि जब भी ना यकृत में क्या होता है, यकृत में पित्त रस बनता है, और ये पित्त रस बनने के बाद इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कभी कभी कि सर जी पित्ताशय में पित्त रस बनता है, ऐसा नहीं होता है, लीवर में बनता है पित्त रस, ठीक है ना। और पित्त रस कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ये पित्त रस का कार्य क्या होता है, उससे पहले हम जानेंगे ये ट्रिप्सिन और लाइपेज का कार्य, ठीक है ना। ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये एंजाइम आकर के यहाँ पे प्रोटीन का पाचन करती है, प्रोटीन के पाचन के लिए कार्य करती है। लेकिन लाइपेज क्या करता है, लाइपेज भी यहीं से आता है और वो वसा के पाचन के लिए कार्य करता है, लेकिन क्या होता है ना, वसा की मात्रा जो होती है ना वो बड़े बड़े होते हैं। वसा के जो गोले होते हैं वो बड़े बड़े गोले होते हैं, जिसको छोटे गोले में परिवर्तित करने के लिए ये पित्त रस जो होता है ना, वो पित्ताशय से यहाँ से निकलता है। निकलने के पश्चात छोटी आंत में जाता है और जाने के पश्चात इस वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। इस वसा को क्या करता है, पाचन नहीं करता है, उसके छोटे छोटे गोलियों में परिवर्तित कर देता है। और जैसे ही छोटे छोटे गोलियों में परिवर्तित होता है ना, ये लाइपेज एंजाइम आता है, कहता है अच्छा तुम अब छोटे हो गए ना, अब तो तुमको मार ही देंगे, ठीक है ना। और जाकर के उसका ये पाचन कर देता है, कौन, तो लाइपेज एंजाइम, ठीक है ना। किसका पाचन करता है, लाइपेज। तो लाइपेज पाचन करता है बच्चों, ये वसा का पाचन करता है, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन किसका करता है, तो ये प्रोटीन का करता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जब भी क्या होता है ना, जब इसका पाचन हो जाता है, पाचन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, तो क्या होता है यहाँ पे रोम छिद्र होते हैं, ठीक है ना। कैसे छिद्र होते हैं, इन
छोटी आंत के दीवारों पे क्या होते हैं ना, रोम छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। प्रोटीन से सारा मात्रा सब ग्रहण करके क्या होता है कि कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, कहां तक पहुंचाने का, कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और उसके बाद जो भोजन होता है वो जाता है बड़ी आंत में। कहां जाता है, यहां से फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में क्या याद रखने वाली चीज है, यहाँ 2 चीज का पाचन होता है। ठीक है ना, 2 चीज का अवशोषण होता है। एक होता है क्या, जल का अवशोषण यहीं पे होता है, और खनिज का, खनिज, जल और खनिजों का अवशोषण कहाँ पे होता है दोस्तों, तो जल और खनिजों का अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है। ठीक है ना, और बड़ी आंत के अंदर जब इसके बाद जल अवशोषण और खनिज का अवशोषण हो जाता है, फिर क्या होता है कि यहाँ से आपका मल द्वार से, ये क्या है आपका मल द्वार है। ठीक है ना, मल द्वार, मल द्वार से क्या होता है, सारा अपशिष्ट भोजन जो है वो बाहर निकल जाता है। और क्या होता है, वो जहां भी जाए उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा, मैंने एक एक चीज करके आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।